मेंस का मैं पहला टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो है खाद्य सुरक्षा। यह टॉपिक मेंस 2017 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि देखा गया है कि 1 नवंबर 2016 से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र के अभी सतत विकास लक्ष्य में भी आपने देखा कि जो उसके 17 लक्ष्य हैं उसमें जीरो हंगर को सबसे ज़्यादा 2030 तक जीरो हंगर का जो लक्ष्य है इसको सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। तो उस हिसाब से हमारे लिए ये टॉपिक मेंस के लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं और इस पर जो प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित अपनी परिभाषा दी है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ उपलब्ध हो, उसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा से संबंधित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 आयाम दिए जिसे 3A के रूप में कहा जाता है, जो A अवेलेबिलिटी यानी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, A एक्सेसिबिलिटी यानी खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच और A एब्जॉर्प्शन यानी खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग। किंतु इसमें एक आयाम कम था, वह था निरंतरता या सतत, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा ही कहती है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ। इसीलिए बाद में खाद्य एवं कृषि संगठन ने चौथा आयाम दिया जिसे सतत या निरंतरता यानी सस्टेनेबिलिटी कहा गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच, खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग और निरंतरता, सतत या निरंतरता। इसका यह अर्थ है कि खाद्य सुरक्षा के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण हैं और वह है पहला कि उचित मात्रा में और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। नंबर 2, लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि उनकी पहुंच वह उपलब्ध खाद्य पदार्थ तक हो। नंबर 3, इसमें समुचित जनसंख्या शामिल हो यानी प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो, किसी विशेष वर्ग विशेष जाति के लिए ना हो बल्कि यह संपूर्ण जनसंख्या के लिए अनिवार्य हो या संपूर्ण जनसंख्या के लिए उपलब्ध हो। तथा चौथा और महत्वपूर्ण बात कि खाद्य सुरक्षा अल्पकालिक ना हो बल्कि यह दीर्घकालिक फॉर ए लॉन्ग टाइम विथ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम हो। अगर हम खाद्य सुरक्षा के इन 4 महत्वपूर्ण बातों को समझ गए तो अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि खाद्य सुरक्षा वर्तमान में हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और भविष्य में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हमने देखा कि अगर 1951 में 1951 में हमारे देश का उत्पादन जो था वह 5 करोड़ टन था खाद्यान्न उत्पादन, जो वर्तमान में बढ़ करके 27 करोड़ टन हो गया, यानी 5 गुना से भी ज्यादा हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में भी वृद्धि पाई गई है। पर पर्सन फूड अवेलेबिलिटी में भी हमने वृद्धि देखा। लेकिन वही अगर हम लोग इसको जनसंख्या के साथ तुलना करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के साथ तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि जहां
हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 1951 से लेकर अभी वर्तमान तक 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में हमारे प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता कम हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि 2050 तक हमें 50 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए। जबकि अगर आप देखें इस पीपीटी में तो आपको दिखाई देगा कि 12-13 में 257 मिलियन टन हमारा उत्पादन हुआ, 13-14 में 265 मिलियन टन देश का उत्पादन रहा है, 14-15 में क्योंकि अल्नीनो का इफेक्ट था, सूखा था, ये इसलिए ये उत्पादन कम होकर के 252 मिलियन टन रह गया। 2015-16 में थोड़ा सा बढ़ा 253 मिलियन टन और 2016-17 में अनुमानित 272 मिलियन टन, जबकि हमारी आवश्यकता 450 मिलियन टन की पड़ेगी 2050 में। और जिस तरह से वैश्विक तापमान में परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का सबब बना हुआ है विश्व के लिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखते हैं तो माना जाता है कि टेम्परेचर में, तापमान में कम से कम 1.5 से 2% की वृद्धि होगी। और अगर ये 1.5 से 2% की वृद्धि होती है तो इसका सबसे दुष्प्रभाव गेहूं और धान दोनों के फसलों पर पड़ेगा। तो इसका मतलब उत्पादन कम होगा। एक तरफ हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, 2025 तक हम चाइना को भी, चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो खाद्यान्न की उपलब्धता, अभी जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है 2050 में जो हमारी आवश्यकता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हम आधा अभी उत्पादन कर पा रहे हैं जो हमारी आवश्यकता है 2050 में उसके मुकाबले। अगर बात करें हमारे देश में तो सबसे बड़ी बात है 1/4 जनसंख्या अभी भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रही है। देश में 40% से भी ज्यादा 6 वर्ष के उम्र के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और 50% से भी अधिक महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। 70% से भी ज्यादा बच्चे हमारे देश में रक्त के कमी का शिकार हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में भारत में अभी खाद्य सुरक्षा एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर इसको हम कुछ रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहला रिपोर्ट जैसा कि दिखाई दे रहा है, वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट। वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट जिसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2016 में प्रकाशित हुआ है, उस रिपोर्ट में भारत का पोजीशन 118 देशों में 97 है, 97 पोजीशन है। आप सोचिए अगर हम 2015 के रिपोर्ट की तुलना करें तो 2015 में जो 80वीं पोजीशन थी, हमारी पोजीशन इस बार और नीचे चली गई है। यानी कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अगर इन मामलों में देखते हैं तो भारत की स्थिति में लगातार गिरावट दिख रही है। अगर हम दूसरे रिपोर्ट, एक यूनिसेफ के रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार यह चौंकाने वाला तथ्य है कि विश्व में कुपोषण से मरने वाला हर चौथा बच्चा भारतीय है। अगर हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2013 के रिपोर्ट को लेते हैं तो उसमें पाते हैं कि 6 वर्ष की आयु में कुपोषण से मरने वाले विश्व में 50% से जो ज्यादा बच्चे हैं वो 5 देशों को संदर्भित होते हैं, जिनमें भारत भी एक है। फिर एक रिपोर्ट है जो प्रकाशित होता है और 2016 में प्रकाशित हुआ है, द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2016, और यह भी एक चौंकाने वाला रिपोर्ट है जिसमें पाया गया कि भारत में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं तथा भारत में
15% से ज्यादा आबादी अल्प पोषण का शिकार है। और ये छोटे बच्चे जो हैं, जो 6 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनका अगर प्रतिशत देखा जाए तो 43.3 यानी लगभग 40% से भी ज्यादा बच्चे हमारे यहां कुपोषित हैं। एक और रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 3 यानी सर्वे 3 की अगर हम बात करें, नेशनल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 रिपोर्ट 3 की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में 50% महिलाएं, बल्कि उससे ज्यादा, एनीमिया की शिकार है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर दूसरा बच्चा जो पैदा होता है वह आयोडीन की कमी का शिकार है, और जिससे उनमें सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। और यही नहीं, 70% से भी ज्यादा बच्चे हमारे यहां डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड यानी रक्त की कमी के शिकार हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर, और एक रिपोर्ट और आया जिसमें यह पाया गया कि हमारी प्रति व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि 1951 के मुकाबले अभी तक प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की वृद्धि दर से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में भारी कमी आई है। 1951 में जो यह प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 510 ग्राम था, वह कम होकर के 2011 में मात्र 401 ग्राम रह गया। और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जिस हिसाब से वस्तुओं के मूल्य में, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जैसा कि दाल में देखा गया, आम आदमी के आर्थिक स्थिति को या गरीब लोगों के आर्थिक स्थिति को यह बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा वर्तमान में एक चिंता का विषय है और भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मान लीजिए यूपीएससी एक मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा वर्तमान में चिंता का विषय है और भविष्य में एक चुनौती है, प्रस्तुत कथन के आलोक में भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बतलाते हुए आप सरकार द्वारा उठाए गए कदम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो देखिए, कम से कम आपको समस्या वाला जो इसका जो एक हिस्सा है, 2 क्वेश्चन 2 पार्ट में बट गया। एक आप खाद्य सुरक्षा की समस्या बतला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा उठाया गया कदम जो महत्वपूर्ण माना जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर हम बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। 2 क्वेश्चन को अगर हम अलग अलग करके अगर इसका आंसर लिखते हैं तो भारत में खाद्य सुरक्षा चिंता का विषय और एक भविष्य के लिए चुनौती है, आप इन पॉइंट के द्वारा इसका आंसर बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। पहला पार्ट आप लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा बात है कि इस समस्या का कारण क्या है। अगर हम इस समस्या के कारण में जाते हैं तो कारण में वही 4 आयाम ही इस समस्या का कारण बन जाते हैं। तो पहली बात है कि उत्पादन की समस्या, इस समस्या का सबसे बड़ा कारण, खाद्य सुरक्षा की समस्या का सबसे बड़ा कारण उत्पादन की समस्या। फिर पहुंच की समस्या, यानी लोगों की उत्पादन है लेकिन लोगों की पहुंच नहीं है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। फिर उसके बाद पोषण युक्त आहार, केवल उत्पाद खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि पोषण युक्त आहार तक लोगों की पहुंच या पोषण युक्त आहार की उपलब्धता, और यह सतत हो, लगातार हो, दीर्घकालिक हो, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या। तो सबसे पहली समस्या आती है उत्पादन की समस्या को देखते हैं। अब उत्पादन की समस्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध कृषि से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखिए 2016, 17, 18 का बजट, सरकार का बजट पूरी तरह से कृषि केंद्रित रहा है। सरकार ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है।
भले वो हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, नीम लेपित यूरिया की बात करें, परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें, जीएम फसलों की बात करें, बायोफोर्टिफाइड बीज की बात करें, या नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें, हमने देखा, या 10 लाख करोड़ ऋण की बात करें, कृषि ऋण की बात करें, हमने देखा कि सरकार पूरी तरह से कृषि पर फोकस है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है। पर क्यों ऐसा अचानक सरकार का अचानक इस तरह का केंद्र बिंदु क्यों बदल गया? उद्योग से, सेवा से कृषि पर ही क्यों आ गया? ये एक रिपोर्ट बताता है कि 2001 से 2012-13 के बीच में हमारे देश में 9 मिलियन किसान यानी 90 लाख किसानों ने, अगर लाख में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 90 लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। अगर किसान खेती नहीं करेंगे और हमारे देश में अगर हम प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र की उपलब्धता की ही अगर बात करता हूं तो मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि 1900 मान हमारे देश में पहला बात है कि 80 से 85% लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास प्रति व्यक्ति 2 हेक्टेयर की भूमि होती है, जो 2011 की जनगणना में पाया गया कि यह कम होकर के ये औद्योगिकरण, शहरीकरण, इसके कारण 1.15 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता रह गई है और यह लगातार कम हो रहा है। पाया गया है कि 2030 तक यह कम होकर के 0.13 हेक्टेयर तक रह जाएगा। अगर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता या कृषि योग्य भूमि की कमी जिस हिसाब से हो रही है, इसका असर सीधा सीधा उत्पादन पर पड़ेगा। हमारे देश का इस बार का कृषि का ग्रोथ, कृषि की वृद्धि दर 4% के लगभग रही है, जबकि अगर हम पिछले 3 सालों में अगर ग्रोथ को देखते हैं तो यह 1 से 2% के बीच में ही रह गया। यानी जहां हम बात कर रहे हैं हमारे देश की जीडीपी 7% के ऊपर है और जहां हम बात कर रहे हैं 8% लक्ष्य की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, जहां हम जीडीपी वृद्धि दर की बात कर रहे हैं 8% की, वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि जीडीपी क्या है, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो इसके 3 प्रमुख सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जहां प्राथमिक कृषि से संबंधित है, द्वितीयक उद्योग से संबंधित है और तृतीयक सेवा से संबंधित है। इन तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाएं ही जीडीपी का निर्माण करती है। अब सोचिए, अगर जीडीपी वृद्धि दर 7 से ऊपर है और उसमें कृषि का योगदान 1 से 2% है, तो हम कैसे 8% वृद्धि दर के लक्ष्य को पा सकेंगे और कैसे हम एक सतत एक टिकाऊ विकास, जिसको सतत विकास या टिकाऊ विकास की बात कर सकते हैं। केवल 8% का समृद्धि दर हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस समृद्धि दर को लंबे समय तक बनाए रखना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वह तभी संभव है जब हमारे ये तीनों सेक्टर तेजी से विकास करें, जब हमारे देश में किसान भी उत्पादन करे, हमारे देश का कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़े और किसानों की आय भी 2022 तक दोगुनी हो। अब अगर हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कृषि क्षेत्र की समस्या और उसके समाधान, यानी कृषक की समस्या और उसका समाधान, हमें उन दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी हाल में ही 2004 में गठित किसान आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि जो भी हमने उपाय सुझाए थे, राष्ट्रीय किसान आयोग ने, वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान सरकार उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगर एमएस स्वामीनाथन का इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्जाम के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात बन जाता है कि किसानों की समस्या और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो 7 सूत्री सुधार की बात की जा रही है। अब
सबसे बड़ी बात है कि किसानों की समस्या क्या है और उसके लिए सरकार उपाय क्या कर रही है। जरा इसको हम लोग एक वार्तालाप के रूप में कि सरकार और किसान दोनों खड़े हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप इस पीपीटी में कम से कम देख भी सकते हैं। हम देखते हैं कि सरकार अगर किसान से कहती है कि भाई क्या बात है, क्यों खेती करना छोड़ रहे हो तुम लोग, अगर तुम लोग खेती करना छोड़ दोगे तो उत्पादन कौन करेगा। तो किसान ने कहा कि सरकार आप ये बताइए कि हम उत्पादन क्यों करें। अगर हम उत्पादन कर रहे हैं और उसके बाद उत्पादन से लेकर के विपणन तक अगर हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बताइए हम उत्पादन क्यों करें। आप हमारी समस्या देखिए और समस्या को समझ करके आप मुझे हमें उसका उपाय बताइए। अगर हमें लगता है कि हाँ उपाय है, आपके पास उपाय है, तो वास्तव में हम क्यों खेती करना छोड़ेंगे। हम भी तो खेती करना चाहते हैं, हम भी तो देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारी पहली समस्या सरकार यह है कि हम जिस मिट्टी में खेती कर रहे हैं हमें पता ही नहीं कि उसकी उर्वरता कैसी है, हमें उर्वरता का ही ज्ञान नहीं है। हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास अच्छे बीजों का अभाव है। हमारे यहां दो ही समस्या है सरकार, या तो सूखा या बाढ़। हमारे पास कोई ऐसे बीज नहीं है जहां हम ज्यादा से माने सूखे के समय और बाढ़ के समय दोनों ही स्थिति में उत्पादन कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास भूमि उपलब्धता कम है, तो हमें छोटे से भूमि में उत्पादकता बढ़ाना है। तो उसके लिए तो हमें बहुत अच्छे बीज, बहुत उच्च आधुनिक तकनीक वाले बीज की आवश्यकता होगी, और जो हमारे पास अभी अभाव है, हमारे पास ऐसे बीज है ही नहीं है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता है वो आप देखिए। जो हमारे पास 2 हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी, धीरे धीरे शहरीकरण, औद्योगिकरण ने हमारी भूमि उपलब्धता को कम कर दी है। यानी भूमि की समस्या एक अलग बनी हुई है सरकार। अब उसके बाद अगर आगे देखते हैं कि भूमि में अनाज उगाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, और ये रासायनिक उर्वरक न केवल हमारे मृदा की उर्वरता क्षमता को खा रही है, बल्कि यह हमारे शरीर में जाकर भी हमारे शरीर को नष्ट कर रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि केवल पंजाब हरियाणा में ही लगभग 30,000 किसान कैंसर से मारे गए क्योंकि उनमें कीटनाशक तत्व पाए गए। और केरल में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी, कई किसान वहां मारे गए। किसान के जो बच्चे हुए वो या तो लूले लंगड़े हुए या तो अल्प बुद्धि के हुए। जो एंडोसल्फान का सबसे बड़ा घटना घटा वहां पर। फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है खेती योग्य भूमि के लिए हमारे पास सिंचाई के साधनों का अभाव है। हमारे देश में अभी भी 28 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें सिंचाई के द्वारा खेती नहीं की जा पा रही है, जो अभी भी वर्षा पर आश्रित है कि कब इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और कब बारिश होगी, कब फसलें उगाई जाएंगी। यही नहीं, समस्या यहां नहीं है सरकार, समस्या इसके बाद है जब हमें बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधनों को खरीदने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। और कृषि ऋण के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे पास 2 ही स्रोत है, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोत में बैंक और संस्थागत सरकारी संस्थान जैसे कई तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं जहां से संस्थागत स्रोत में से हम लोन से ऋण ले सकते हैं, कृषि ऋण ले सकते हैं। गैर संस्थागत स्रोत वो हमारे ही गांव के जमींदार साहूकार लोग होते हैं, जहां से वह बड़े आराम से हम बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के बड़े आराम से ऋण ले पाते हैं। और गैर संस्थागत स्रोत में भी हम लोग, सबसे बड़ी बात है उत्पादक और गैर उत्पादक ऋण में, गैर उत्पादक ऋण हमें बड़े आराम से जमींदारों से मिल जाता है और गैर उत्पादक ऋण बैंक नहीं देता हमें उधार, जिससे क्या होता है हमारे पास में जो सामाजिक कार्यों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होता और जमींदार उसको ज्यादा ब्याज में ले देता है। और जो हम कृषि ऋण के कारण समस्या ऐसी हो जाती है कि हम उसके ब्याज का भी भुगतान नहीं कर पाते हैं, बल्कि संस्थागत स्रोत बैंकों से लिए गए ऋण को भी हम चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। और यही नहीं सरकार, सबसे बड़ी समस्या और आती है इसके बाद कि जब हमने उत्पादन तो कर लिया लेकिन हमारे पास भंडारण की कोई सुविधा ही नहीं होती।
और इस भंडारण की सुविधा का अभाव होने के कारण हमारे देश में 15 से 20% फसल या आप कहिए अनाज खराब हो जाते हैं। और फल और सब्जियां अगर मिलाकर बात करें तो 20 से 25% फल और सब्जियां केवल रख रखाव के अभाव में खराब हो जाता है, जो इतनी बड़ी जनसंख्या को हमारे देश में खिला सकता है, भोजन दे सकता है, वह अनाज केवल रख रखाव के अभाव में। और हमारे पास जो पिट्स होते हैं, जो हमारे अपनी भंडारण सुविधा हम बनाए होते हैं, वो इतने पुराने होते हैं कि वहां चूहे कीट पतंग ही हमारे अनाज को बर्बाद कर देते हैं। अब इस अनाज को बर्बाद होने के डर से हमें इसको बेचने की जल्दबाजी होती है कि जल्द से जल्द इसको बेचकर हम कम से कम अपने अनाज को बचा सके और उसका उचित मूल्य ले सके। पाया गया कि हमारे पास में कोई भी प्रसंस्करण उद्योग नहीं है आपस में, कोई सामने कोई मेगा फूड पार्क भी बहुत दूर दूर तक है जिससे कि हमारे खाद्य पदार्थ को स्टोर किया जाए। यही नहीं, हमने देखा कि जब हमने अपने उगाए हुए खाद्यान्न को, जब हमने फसल कट गई और उस खाद्यान्न को जब बाजार में बेचने के लिए जा रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास परिवहन साधन ही कम है, धीमी गति के परिवहन साधन है। और वह धीमी गति का परिवहन साधन पर दूसरी मार पड़ती है हमारे सड़कों का अभाव। हमारी कच्ची सड़कें जो गांव की हैं, ये पक्की सड़कों से ठीक से जुड़ी हुई नहीं है, और अगर जुड़ी हुई भी है तो वर्षा के जल से ये टूट कर अलग हो जाती हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग, सरकार राष्ट्रीय किसान आयोग ने कहा है कि हर 5 किलोमीटर में किसानों के लिए एक मंडी होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, हमारे देश में अगर एक मंडी से दूसरी मंडी की दूरी को देखते हैं तो वह लगभग 454 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी है। यानी अगर एक किसान मंडी में जाता है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, दूसरी मंडी तक जाते जाते तो उसका फसल ही बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए सरकार, और किसी भी तरह वो मंडी में पहुंचा, वहां जाकर अनाज बेचना चाहेगा तो आढ़तिये और दलाल आपस में साठ गांठ करके हमारा शोषण करते हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, जब आढ़तिया जिसके पास भंडारगिरी पूरा खाली है, जब हम उसे अपना अनाज बेचने जाते हैं तो वह कहता है कि नहीं, हमारा अनाज पूरा भरा पड़ा है, हम अनाज नहीं लेंगे। और दलाल से मिल करके न केवल हमें कम मूल्य पर अनाज बेचने पर मजबूर करता है, बल्कि वजन में भी डंडी मार करके हमारे कई अनाज को मूल्य को वो कम कर देता है। और फिर बताइए, जब हमारा दिन रात का किया हुआ मेहनत, जिसे हमने बिना सोए दिन रात लगे हुए उत्पादन किए, और जब उसका मेहनताना हमारे हाथ में आता है तो हमारे आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं होता, और सिर्फ एक ही बात हमारे दिल में रहता है कि जिस देश को हम खाद्यान्न दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए टाटा और बिरला की तरह बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बिल्डिंग, लेकिन कम से कम इतना तो हमारी आशा है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा शोषण तो कम से कम ना हो। हम लोगों को खाना दे रहे हैं। अब आप बताइए, हम क्यों ना छोड़ें खेती करना, हम क्यों खेती करें? ये देखिए, ये किसानों की पूरी समस्या हम लोगों ने समझ लिया कि मिट्टी की उर्वरता का ज्ञान नहीं, अच्छे बीजों का अभाव, कृषि योग्य भूमि की कम उपलब्धता, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधनों का अभाव, कृषि ऋण की समस्या, अच्छे भंडारगृह का अभाव, बीमा का लाभ नहीं, प्रसंस्करण का अभाव, कच्ची सड़कें और विपणन में समस्या। ये हमने समस्या को समझ लिया। अब सरकार क्या कहती है, क्योंकि ये तो किसानों ने कह दिया, अब सरकार देखिए क्या कहती है। सरकार ने कहा ठीक है, हमने आपकी बात सुनी, हम मानते हैं कि यह समस्या किसानों के साथ है, लेकिन किसान भाई, आप लोगों को बिना लिए हम देश का विकास नहीं कर सकते। आप ही हो हमारे विकास का इंजन, और आपको ही आगे बढ़ाना है, कृषि को ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आपकी आय हमें 2022 तक दोगुनी करनी है, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने कहा कि आप भूमि की उर्वरता की समस्या है। अगर भूमि की उर्वरता की समस्या है तो देखिए, हम 2015 में आपके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेकर आ गए हैं,
और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 साल यानी 2018 तक 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ताकि उनको पता लगे कि उनके भूमि में किस तरह के 12 वो तत्व हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो उनके भूमि की उर्वरता को बताएंगे। और यह बताया गया, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कि आपकी भूमि किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद आपने कहा अच्छे बीजों का अभाव। तो किसान भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा है। जीएम फसलों का विकास किया जा रहा है। अब तो हाइड्रोपोनिक्स बीज का विकास कर लिया गया है, जो पानी में भी फसल बो सकते हैं। आप आने दीजिए, बाढ़ आ रही कोई बात नहीं, आप पानी में फसल बो पाएंगे। और तो और अब हम बायो फोर्टिफाइड बीज की बात कर रहे हैं, जहां पर गेहूं धान में ही हम उसके गुणों में परिवर्तन करेंगे, जिससे वो और पोषण युक्त होंगे, प्रोटीन फैट तक भी उससे प्राप्त हुआ जा सकता है। और इसके लिए इसके साथ साथ बीज बैंक की स्थापना पर भी सरकार बल दे रही है। आपने कहा भूमि की समस्या, अगर भूमि की समस्या है तो सरकार उसको दूर करने के लिए भी प्रयासरत है। जहां सरकार सहकारी कृषि, चकबंदी, हदबंदी, भूमि सुधार कानून जैसी कई सुधार लेकर आई है, जमींदारों का उन्मूलन, लगान का नियमन, ये सारे सुधार, यहां तक कि भूमि रिकॉर्ड है उसका कंप्यूटरीकरण, ताकि और पारदर्शिता बने। अगर देखा जाए ये हम लागू करते हैं तो आपके भूमि की समस्या भी कम होगी और उन किसानों भाइयों को भी जमीन मिल पाएगी जो दूसरों के खेतों में काम कर रहा है, जिनके पास खुद की भी जमीन नहीं है। और यह हदबंदी हम लागू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपने कहा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, तो किसान भाई, अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आपके कृषि भूमि की उर्वरता खत्म कर रही है, तो हम उसको दूर करने के लिए नीम लेपित यूरिया लेकर आए हैं। और नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करके रासायनिक उर्वरकों को और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि नीम लेपित यूरिया न केवल मृदा की उर्वरता को बढ़ाएगा, बल्कि यह जल को होल्डिंग माने वाटर को होल्ड करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। वहीं दूसरी ओर हमने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। इसीलिए सिक्किम, आप देखिए, सिक्किम एक पूर्णतः जैविक राज्य बन गया और आगे भी भविष्य में हमारा पूरा प्रयास है कि हम जैविक कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, ताकि लोगों को पोषण युक्त अनाज मिले। आपने कहा सिंचाई की समस्या, तो सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य ही है एक बूंद ज्यादा फसल। क्योंकि हम जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद वाटर टेबल, जल स्तर बहुत नीचे चला गया भूमिगत जल में। अब जल की अनुपलब्धता बनी हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जहां नए नए टेक्नोलॉजी, भले हमें इजराइल से सीखना पड़े, लेकिन हम सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के विकास पर लगे हुए हैं, जहां ड्रिप इरिगेशन, फाउंटेन पद्धति, फर्टिगेशन जैसे नए नए तकनीक, जहां आप कम जल का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा फसलों को सींच सकते हैं। यानी एक बूंद ज्यादा फसल, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप्स, और हर खेत को पानी जैसे लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा। और यही नहीं, इसको और प्रभावी बनाने के लिए हमने नाबार्ड द्वारा स्थापित जो दीर्घकालिक सिंचाई फंड था, जो 20,000 करोड़ था, इसको बढ़ा करके हमने 40,000 करोड़ रुपए का कर दिया। इसके बाद आपने कहा समस्या कृषि ऋण की आती है। तो किसान भाइयों, कृषि ऋण को दूर करने के कृषि ऋण की समस्या को दूर करने के लिए आपने देखा होगा 2016-17 में हमने कृषि ऋण के बजट को 9 लाख करोड़ किया था और 17-18 के बजट में हमने इसे बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर दिया। हाल ही में हमने कृषि ऋण ब्याज माफी योजना की शुरुआत की, जहां 5% का ब्याज सरकार देगी और 4% का ब्याज किसानों द्वारा लिया जाएगा। यानी
ब्याज सब्सिडी योजना, जिससे आपको आसानी से कम ब्याज में कृषि ऋण उपलब्ध होगा और आप बड़े आराम से उर्वरक, सिंचाई के साधन और अच्छे बीजों को बाजार से खरीदकर अपने उत्पादकता को, छोटे से खेत की उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें अब प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। हमने सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, नए नए बैंक खोले हैं, पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और अब यहां तक कि आरबीआई ने अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी अगर यूनिवर्सल बैंक खोला जाएगा तो उसे अपने 25% शाखाएं गांव में खोलना पड़ेगा। तो हर गांव में अगर बैंक होगा, आपको बड़े आराम से बैंकों से उधार मिलेगा और आप कम ब्याज दे करके, ज्यादा उधार लेकर के अपने कृषि क्षेत्र में ज्यादा उच्च तकनीकों का प्रयोग कर पाएंगे। आपने कहा भंडारण सुविधा का अभाव है आपके पास। भंडारण सुविधा के अभाव या भंडारण सुविधा को उच्च तकनीक वाला बनाने के लिए हमने हाल ही में 101 एकीकृत राष्ट्रीय एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना को मंजूरी दी है। आप सोचिए, ये कोल्ड चेन परियोजना है क्या? ये शीत भंडार गृह होंगे और ये अत्याधुनिक, उच्च अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होंगे, जहां पर अनाज को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और यह बर्बाद भी नहीं होगा, जिससे एक अनाज के बर्बादी रुकेगी और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप उस समय अपने अनाज को बेच पाएंगे जब आपको बाजार में उसका उचित मूल्य मिल रहा होगा। यही नहीं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे यहां जो भंडारण का काम करता है, वह उसको हम लोगों ने ऑनलाइन डिपो परियोजना से पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण कर दिया है उसका, जिस कारण से वहां यानी जो एफसीआई में भंडारण किया जाता है, एफसीआई द्वारा भंडार गृहों में, वहां अनाज की बर्बादी कम होकर के मात्र अब 0.04% रह गया है। यही नहीं किसान भाइयों, अगर आप देखो, अगर आपकी फसल किसी भी रूप में बर्बाद हो जाती है प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत हमने 1 जनवरी 2016 से की, जहां आपको मात्र 2% के खरीफ फसल पर प्रीमियम देकर, रबी में 1.5% का प्रीमियम देकर और वाणिज्यिक फसलों में मात्र 5% का प्रीमियम देकर के आपको 100% क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया जाएगा और उसका आपको क्षतिपूर्ति दिया भी जाएगा कम से कम दिन में, बहुत लंबे समय नहीं, कम से कम दिन में इस क्षतिपूर्ति को आपको पूरा किया जाएगा। यानी अब किसी किसान भाई को फांसी लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है। यहां तक कि हमने इसमें प्रावधान एक और किया है कि केवल प्राकृतिक नहीं, मानवीय कारण कि जल भराव की समस्या हो गया, नाली के जल से अगर पूरे खेत में पानी भर जाए तो भी पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। और तो और अगर खेत में फसल के कटने के 14 दिन तक भी अगर फसल बर्बाद होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। केवल इतना ही नहीं, आपने 2017-18 के बजट में देखा होगा कि हमने इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ा करके 30% से 40% कर दिया है, जिसको अगले साल अगले बजट में बढ़ाकर 50% करने का हमारा लक्ष्य है। हमने प्रसंस्करण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एक मंत्रालय अलग से गठन किया है, जहां हमने खाद्य प्रसंस्करण में 100% एफडीआई स्वचालित मार्ग से हमने अनुमति दी है। और तो और हाल ही में हमने 42 मेगा फूड पार्क की अनुमति दी है। खाद्य प्रसंस्करण जो 3 चरणों में होता है, जहां प्राथमिक चरण कृषि क्षेत्र में ही होता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो हमें ज्यादा रोजगार दे सकता है। और तो और यह बिना कृषि के संभव नहीं है, बिना कृषि उत्पादन के संभव नहीं है। इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रायोरिटी है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और कृषि उत्पादन में जितने भी खाद्यान्न उत्पादित होंगे उनको रखने के लिए खाद्य प्रसंस्करण जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होता है, चारों तरफ से भंडारगृह से घिरा होता है, वहां उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों को रखा जाएगा, जिससे वे कई दिनों तक बर्बाद नहीं होंगे और फसल की बर्बादी रुकेगी। इतना ही नहीं, आपके सड़क को, गांव के सड़कों के सुधार के लिए
सन 2000 से ही हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला फेज समाप्त हो गया 1000 जनसंख्या तक। अब दूसरे फेज यानी 500 जनसंख्या तक का लक्ष्य हमारा 2018-19 तक है, जब हम 500 जनसंख्या वाले गांव को पूरी तरह से पक्की सड़कों में बदल देंगे और उनको पक्की माने शहरी सड़कों से उनको आराम से जोड़ भी दिया जाएगा, जिसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। यही नहीं, आपकी समस्या कृषि बाजार को लेकर है कि 454 स्क्वायर किलोमीटर मंडियां दूर हैं, एपीएमसी मंडियों में आपका कई तरह का शोषण किया जा रहा है। अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप मंडी तक नहीं जाएंगे, मंडी आप तक आएगी। कहने का मतलब है हमने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की, जिसके लिए एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा 15,000 करोड़ के फंड के द्वारा हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ई प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां एपीएमसी मंडी यानी 585 मंडियों को हमारा आपस में ई प्लेटफॉर्म के द्वारा जोड़ने का लक्ष्य है, जहां आप जा करके डायरेक्ट व्यापारी को अपनी फसल बेच सकते हैं। बीच में कोई भी मीडिएटर या मिडिलमैन या बीच का कोई व्यक्ति बिचौलिया नहीं होगा, तो आपको आपके उत्पादन का जहां उचित मूल्य मिलेगा वहीं उपभोक्ता को कम कीमत में अनाज उपलब्ध होगा। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि केवल यही नहीं, हमारा जो लक्ष्य है 2022 तक आय दोगुनी करने का, वो केवल कृषि से नहीं हो सकता पूरा। जहां हमारे सीमांत और लघु किसान 80% है, तो हमारे देश के 70 से 80% पशुधन भी उन्हीं के पास है। तो क्यों ना हम पशुधन के विकास की भी बात करें, हम कृषि और संबद्ध क्रियाओं की भी बात करें, बागवानी की भी बात करें। और अगर हमने कृषि और संबद्ध क्रियाओं के विकास की अगर हमने बात की और हमने उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है, अगर ये ध्यान केंद्रित करके हम अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे 2022 तक आपकी आय दोगुनी नहीं होगी? कैसे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा? आप कहिए, क्या इन समाधान को सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको खेती नहीं करना चाहिए? यह है सरकार द्वारा दिया गया समाधान, जहां पर सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात की, बीज की बात की, सहकार भूमि सुधार की बात किया, निम्नलिखित यूरिया की बात की गई है, परंपरागत कृषि विकास योजना की बात की गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात की गई है, कृषि ऋण जो 10 लाख करोड़ और साथ में 4% ब्याज में ब्याज माफी योजना, फिर सबसे बड़ी बात है भंडारगृह के विकास के लिए एकीकृत राष्ट्रीयकृत कोल्ड चेन परियोजना की मंजूरी, उसकी बात की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात की गई, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि के साथ पशुपालन पर भी ध्यान, यानी कृषि और संबद्ध क्रियाओं का विकास। तो फिर इन सब नीतियों को, इन सब योजनाओं को अगर लागू किया जाए, क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाए, तो वास्तव में जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक असंभव लक्ष्य है, ये बड़ी आसानी से इसको पाया जा सकता है। और हमारे देश में जो उत्पादन का लक्ष्य है हमारा 2050 तक 450 मिलियन टन, केवल वही नहीं अचीव कर पाएंगे, उसी को ना पा पाएंगे, बल्कि हम लोग उससे ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, ताकि हम लोग निर्यात कर सके और अपने निर्यात को बढ़ाकर जो 2020 तक सरकार का लक्ष्य है वस्तुओं के निर्यात में $900 मिलियन और 2% से बढ़ाकर 3.5% जो सरकार के विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य है, सरकार उसको भी पा पाएगी। हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और हमारे देश का न केवल विकास होगा, बल्कि यहां के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर विकास में यह भागीदारी बनेगा। यह तो है एक समस्या। और अब इसके बाद सेकंड पार्ट 2 क्लास में मैं दूसरी समस्या और उसके समाधान, खासकर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम, उससे संबंधित क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके अभिलक्षण क्या हैं, और उसके बाद उसकी क्या आलोचनात्मक व्याख्या क्या होगी, और सबसे बड़ी बात है उसका संबंध WTO से क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।